नो मैम। स्नेहा गुप्ता, what do you mean by no separate what do you mean by separate legal entity? मैम सेपरेट लीगल एंट्री की सबका कंपनी का मतलब वो कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब वो कंपनी अपने अपने नाम पे सब कुछ भी कर सकती है, उसका सेपरेट लीगल एंटिटी है। धर्मजीत, यस मैम। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब? तो मैम कल वाला हम ज्वाइन नहीं किए थे मैम। ये तो शायद परसों पढ़ाई हुआ है। हाँ सॉरी मैम। जो पढ़ाई होता है वो रिवीजन नहीं होता क्या? मैम 7 क्लास होता है मैम तो क्या मैम 7 क्लास होता है तो उसमें 7 क्लास होता है तो क्लास में फोकस नहीं रहना है? 7 क्लास होता है तो होता है मैम, लेकिन 3 घंटा से सीधा 7 घंटा थोड़ा दिक्कत। आंसर दीजिए, फालतू एक्सक्यूज है ये। कॉलेज के स्टूडेंट हो चुके हैं अब आप लोग। नहीं पता तो ये बताइए सीधा। नेक्स्ट विनीता। यस मैम। कंपनी और जो उसके मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। कंपनी अलग है, उसके मेंबर्स अलग है। कंपनी की एक अलग अपनी डिस्टिंक्ट एंटिटी होती है, वो जो कि मेंबर्स पे इंडिपेंडेंट नहीं होती है। तो ये इसी क्लास की है। जो लोग आंसर नहीं दिए हैं उनके लिए भी 7 क्लासेस है। 3 से 7 क्लासेस स्विच इनके लिए भी हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या चीज का? 7 क्लासेस का? नो मैम, हमें प्रॉब्लम है। तो प्लीज नेक्स्ट क्लास से इंश्योर करिए कि आंसर मिले। ओके मैम। नेक्स्ट इज चांदनी। यस मैम। परपेचुअल सक्सेशन। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। सृष्टि। यस मैम। परपेचुअल सक्सेशन। Ma'am, a company is a creation, law, and only the law. ये जो आप बोले समझ में आया? हिंदी में ही बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं। सही समझे हैं, बस हिंदी में बोलिए, थोड़ा सेंटेंस फॉर्मेशन गड़बड़ हो गया। मैम उतने अच्छे से समझ में नहीं आया। विकास कुमार। यस मैम। परपेचुअल सक्सेशन। सर इसमें इसमें कंपनी का मेंबर सर इसमें आने जाने से कंपनी का कोई फर्क नहीं पड़ता है मैम। वेरी गुड। कंपनी में आपके मेंबर्स चाहे आए या जाए, कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके कंटिन्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब वॉलेंट्री एसोसिएशन का मतलब? खुशबू। सर इसमें मैम इसमें है कि अपने इच्छा से कोई मेंबर स्वेच्छा से अपने ऐड हो सकते हैं। भाई मैं खुशबू से पूछ रही हूँ। चलिए ये भी सही है खुशबू, तब आपके लिए क्वेश्चन चेंज होता है। कितने स्टेजेस हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के? मैम 4 स्टेजेस पब्लिक सेक्टर के लिए और 2 स्टेज है प्राइवेट सेक्टर के लिए। वेरी गुड। कौन कौन सा? मैम एक तो प्रमोशन। वेरी गुड। और दूसरा 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 चीज याद नहीं है। इनकॉर्पोरेशन। हाँ इनकॉर्पोरेशन, जिसमें मैम ये सब रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। 2 और बच रहा है। मैम फ्लोटेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस।
फ्लोटेशन में मैम रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं सारे, जिसमें MOA और AOA है। फ्लोटेशन ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन, जिसके अंदर हम कैपिटल या हाँ कैपिटल रेज करते हैं पब्लिक से, ठीक है। और नेक्स्ट आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, वो डिक्लेरेशन की जरूरत होती है और सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही हम लोग कोई पब्लिक कंपनी बिजनेस शुरू कर सकता है, ठीक है। Yes, sir. और कुछ बच रहा है? ओनरशिप एंड कंट्रोल, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, ज्योति कुमारी 55। ओनरशिप एंड कंट्रोल डिफरेंट होता है। जो शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर जस्ट ओनर और दे अपॉइंट देयर रिप्रेजेंटेटिव दैट कंट्रोल एंड रन द कंपनी। वेरी गुड, यानी मेजॉरिटी लोग हैं जो क्लास कर रहे हैं और समझ रहे हैं और रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पे। यहाँ पे 4 स्टेजेस है, ठीक है। प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, फ्लोटेशन और कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जिसमें कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था फर्स्ट स्टेज, दैट इज प्रमोशन स्टेज। क्या होता है प्रमोशन स्टेज? विश्वास, प्रमोशन स्टेज में क्या हो रहा है? मैम प्रमोशन स्टेज में आइडिया जो होता है कंपनी का वो डिस्कवर किया जाता है, उसके बाद जो कैपिटल होता है वो प्रमोटर जो होता है वो मतलब इनलाइन करता है, और रिसोर्स इनलाइन करता है, सिर्फ कैपिटल इनलाइन नहीं करता। रिसोर्स में सब कुछ आ जाता है आपका, कैपिटल भी, ह्यूमन रिसोर्स भी, रॉ मटेरियल एंड ऑल जो भी लगेगा, मशीनरी, सारा कुछ, ठीक है। तो रिसोर्स इनलाइन करना है, ये ज्यादा परफेक्ट होगा, ठीक है। प्रमोशन स्टेज में क्या कर रहे हैं हम लोग? बिजनेस अपॉर्चुनिटी को डिस्कवर कर रहे हैं, जो भी फंड इन्वेस्टिगेशन। हाँ, डिटेल इन्वेस्टिगेशन। डिटेल इन्वेस्टिगेशन सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका प्रमोशन का, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ आइडिया, पहले आइडिया जनरेट हुआ, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं? एज ए किस चीज का पहले बिजनेस शुरू करना है, दूसरा प्राइस क्या लगेगा, क्या रॉ मटेरियल लगना है, कौन से मशीन को इंस्टॉल करना होगा, कहाँ से मशीन इंपोर्ट करें, या फिर अगर कम ऑलरेडी है यहाँ पे एग्जिस्टेंस में तो कहाँ से परचेस करें, क्या रीजनेबल वेजेस होगा अगर हम लेबर को हायर कर रहे हैं तो, क्या स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होगी, ये सारा कुछ इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो आंसर राइटिंग में ये सारा मेंशन करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में आता है वेरिफिकेशन, कि जो कुछ भी डिसीजन लिया गया है, जितना भी अल्टरनेटिव मेरे सामने है, वो जो एक्सपर्ट होते हैं वो वेरीफाई करते हैं कि जो भी डिसीजन है सही है या नहीं है। नेक्स्ट इज असेंबलिंग द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज सारा असेंबल करते हैं, इनलाइन करते हैं, ठीक है। इतना होता है आपका प्रमोशन स्टेज में। इसके अलावा इनकॉर्पोरेशन तो ऐसे अभी इन जनरल है, अब स्टेप आना बाकी है सेकंड स्टेज। बस इनकॉर्पोरेशन यहाँ बस मतलब जान लीजिए कि बिजनेस का रजिस्ट्रेशन हो रहा है एज ए बॉडी कॉर्पोरेट, किसके अंदर? कंपनीज एक्ट के अंदर, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस एज ए बॉडी कॉर्पोरेट अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है। इट रिक्वायर्ड ड्राफ्टिंग एंड फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, सर्टेन डॉक्यूमेंट लगता है, वो आपको ड्राफ्ट करना होता है, फिल करना होता है। स्टाम्प ड्यूटी के लिए पेमेंट चाहिए होता है, रजिस्ट्रेशन फी देना होता है, फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है। किससे मिलेगा? फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस, ठीक है। किससे मिलेगा? फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। उसके बाद हम लोग को डिस्कशन यहाँ से करना था ना, या ये कर चुके? फंक्शन से मैम, फंक्शन एंड रोल ऑफ प्रमोटर, ठीक है। हाँ बोलिए मैम प्रमोशन में ही ना 3 नाम भी देना होता है रजिस्टर के लिए। नहीं, वो आगे इनकॉर्पोरेशन में अप्रूवल ऑफ नेम सेकंड स्टेज में होगा। सर मैम 11th में मैंने पढ़ा इसी में। हाँ तो इनकॉर्पोरेशन में बोल रही हूँ, फर्स्ट स्टेप प्रमोशन में नहीं। इनकॉर्पोरेशन में हम लोग अप्रूवल ऑफ द नेम लेंगे, 3 नाम सजेस्ट करना होता है, ठीक है, सेकंड स्टेज में। प्रमोशन में नहीं करते हम लोग, प्रमोशन के बाद ये सेकंड स्टेज है इनकॉर्पोरेशन। आप जो 12th में पढ़े होंगे ना, तो 12th में 3 ही स्टेज आप पढ़े होंगे, यस और नो? 12th में 4 स्टेज तो आप पढ़े ही नहीं होंगे। 12th में सीधा शुरू कर देता है इनकॉर्पोरेशन से, यस और नो? नो मैम, प्रमोशन चारों स्टेप्स है इसमें। प्रमोशन को इन जनरल ले लिया जाता है और शुरू करते, अगर चारों स्टेज है तो भी हमेशा अप्रूवल नेम थोड़ी चेंज हो जाएगा आपका, प्रमोशन में थोड़ी चेंज हो जाएगा।
आपका इनकॉर्पोरेशन में ही रहेगा, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ही आपको रजिस्ट्रार को देना होता है नाम करके, तो इनकॉर्पोरेशन में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस एंड रोल ऑफ प्रमोटर की बात करते हैं। तो नंबर 1 है कंसीव अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। फंक्शन क्या क्या है? सबसे पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटी या आइडिया पहले लाएंगे न्यू बिजनेस शुरू करने का। सेकंड में कंडक्ट अ प्रीलिमिनरी ऑन द आइडिया टू डिटरमाइन इट्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड फीजिबिलिटी, यानी जो आइडिया आपके दिमाग में आया है वो कितना प्रॉफिटेबल है, कितना फीजिबल है, कितना सूटेबल है, वो चेक करना, ये फंक्शन होता है प्रमोटर का। फिर इन्वेस्टिगेट करना, ये सब अभी देख चुके हैं। फिर कंसल्ट वेरियस पर्सन कि हमारा जो भी आइडिया है वो सही है या नहीं है। फिर परसुएट करना यानी कन्विंस करना कि आप ज्वाइन करिए बिजनेस को एज अ डायरेक्टर। ठीक है, इसके अलावा और आपका ब्रोकर को अपॉइंट करना, म्यूट रखिए जिधर से भी आवाज आ रही है, ब्रोकर को अपॉइंट करना, अंडर राइटर को अपॉइंट करना। अंडर राइटर का रोल होता है कि रिस्क को मेजर कर, ठीक है, कितना रिस्क इसमें इन्वॉल्व है। और सॉलिसिटर मतलब जो लीगल एडवाइजर होते हैं, ठीक है, उसको अपॉइंट करना। बैंकर्स फॉर द कंपनी, इतने लोगों को अपॉइंट करना भी जिम्मा आपके प्रमोटर का ही होता है। गेट द नेसेसरी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड एंड फिल्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, इतना जितना नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो सारा कुछ फिल करना, ये भी प्रमोटर का ही काम होता है। एप्रोप्रिएट नेम कंपनी का देना। फिर गेट द प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर्ड। अब यहाँ खुशबू कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, सेलेक्ट एंड एप्रोप्रिएट नेम ऑफ द कंपनी मतलब प्रमोटर का काम होता है एप्रोप्रिएट नेम देना, लेकिन देंगे हम लोग इनकॉर्पोरेशन के टाइम। नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेशन के बाद नहीं, इनकॉर्पोरेशन वाले स्टेज में, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन में ये सारा देंगे, उसके बाद ही ना रजिस्ट्रेशन होगा। नेक्स्ट इज गेट द प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर्ड, इशूड एंड फाइल्ड। ठीक है, प्रोस्पेक्टस भी अब कब होगा? ये प्रोस्पेक्टस की जो बात हो रही है, प्रोस्पेक्टस तो आपका थर्ड स्टेज है, प्रमोशन इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद आपका थर्ड स्टेज में हम लोग प्रोस्पेक्टस, जहाँ फ्लोटेशन ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन करते हैं, तब हमको प्रोस्पेक्टस की जरूरत होती है। प्राइवेट कंपनी तो कर ही नहीं सकती इशू, ठीक है, लेकिन ये काम किसका होता है? प्रमोटर का। ठीक है, नेक्स्ट है एंटर इनटू प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑफ एसेट। राइट, कोई कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंटर करना है, सर्टेन एसेट अगर खरीदना है, तो ये सब भी प्रमोटर का ही फंक्शन होता है। ऑलराइट, अब लीगल स्टेटस की बात करें, प्रमोटर का क्या क्या लीगल स्टेटस होता है। तो सबसे पहला मतलब क्या लॉ परमिशन दे रही है आपको करने के लिए एज अ प्रमोटर। सबसे पहला कि जो कुछ भी आप करेंगे वो फुल डिटेल, बसंत कुमार म्यूट योरसेल्फ। सबसे पहला क्या है? टू डिस्क्लोज फुल डिटेल ऑफ द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ मनी टेकन बाय हिम इन द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन, यानी प्रमोशन के दौरान आप जो कुछ भी मनी ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, जितना भी मनी लगा रहे हैं, दैट आल्सो यू नीड टू शो, यू नीड टू डिस्क्लोज। ठीक है, कोई भी चीज आप हिडन नहीं रखेंगे। सोल प्रोप्राइटर में और पार्टनरशिप में आपके पास सीक्रेसी मेंटेन हो सकता है, लेकिन कंपनी में क्या होता है, सब कुछ डिस्क्लोज करना होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रखना, ट्रांसपेरेंसी रखना होता है। नेक्स्ट इज टू डिपॉजिट ऑल मनी रिसीव ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी इन द कंपनीज बैंक अकाउंट। समझ आ रहा है कि आप जो भी रिसीव कर रहे हैं वो आप कंपनी के हिसाब से रिसीव कर रहे हैं, कंपनी के लिए रिसीव कर रहे हैं, तो आप कुछ भी पर्सनल अकाउंट में इसको नहीं रख सकते, कंपनी के बैंक अकाउंट में आपको रखना है। ये भी आपको लीगली बात है, इम्प्लाइड है ये। ठीक है, तीसरा, to refrain from selling his own property to the company at a reasonable high price, यानी आप अपनी प्रॉपर्टी को ज्यादा हाई प्राइस पे कंपनी के नाम पे आप सेल नहीं कर सकते। रिफ्रेन मतलब रोकना, प्रोहिबिट करना। ठीक है, नेक्स्ट, टू एक्सरसाइज ड्यू केयर एंड इंटेलिजेंस इन द वर्क ऑफ प्रमोशन। ठीक है, प्रमोशन के दौरान अपना ध्यान रखना, इंटेलिजेंसी से काम करना, ये इंश्योर करना। ठीक है, इसके अलावा कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच ना हो, मतलब कोई किसी का ट्रस्ट ना टूटे, सब चीज गुड फेथ पे काम हो, ये इंश्योर करना। नेक्स्ट, टू सरेंडर एनी सीक्रेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग प्रमोशन ऑफ द कंपनी। कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट अगर आप अर्न कर रहे हैं तो आपको ये सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते, कुछ भी सीक्रेट इसमें आप रख ही नहीं सकते। ठीक है, तो एक तरीके से आप ये बोलिए दिस इज नॉट अलाउड इन दिस। ठीक है, प्रमोटर के पास ये हक नहीं है कि आप सीक्रेट प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं कंपनी के बिहाफ पे। टू बी पर्सनली लाइबल फॉर प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट टिल दे आर अप्रूव्ड बाय द कंपनी। ठीक है, कंपनी का अप्रूवल यहाँ पे जरूरी है, कोई भी प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अगर आप तो। ठीक है, इसके अलावा आपको कंपनसेशन भी देना होगा टू दोज हु हैव इन्वेस्टेड मनी इन द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ अनट्रू स्टेटमेंट
और मिस रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मतलब क्या होता है ये तो सबको पता होगा। शेयर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए इश्यू किया जाता है, जैसे प्रमोटर वो एट्रैक्ट एक हो। डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू हम पूरा डिटेल उसमें लिखा पूरा हुआ है डिटेल उसमें मेंशन रहता है आपका। कंपनी का। हाँ क्या है, सारा स्टेटमेंट आपका ट्रू होना चाहिए प्रोस्पेक्टस में। तो उसमें वही बताया जा रहा है कि अगर आप कोई अनट्रू स्टेटमेंट दे रहे हैं या कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो उस केस में किसी के साथ कुछ नुकसान हो रहा है इन्वेस्टर की मनी के साथ, तो आप एज अ प्रमोटर यू आर लाइबल टू पे कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब क्षतिपूर्ति आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज टू बी लाइबल फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द लीगल फॉर्मेलिटीज। सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटीज अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो अगेन आपके ऊपर कार्रवाई भी होगी। टू मेक गुड एनी लॉस caused to the company on the account of negligence or breach of trust। ठीक है, अगर आप किसी का ट्रस्ट ब्रेक करते हैं या आपके नेग्लिजेंस की वजह से कुछ भी अगर मतलब प्रॉब्लम होता है तो लीगल फॉर्मेलिटी यानी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ प्रमोटर्स की। अब तक हम लोगों ने फंक्शन और लीगल स्टेटस क्या है प्रमोटर का वो डिस्कशन किया, यानी प्रमोटर की एक तरीके से बोलिए क्या क्या ड्यूटीज है, किन किन चीजों को ध्यान देना होता है एज अ प्रमोटर। नेक्स्ट आपसे बात किया जा रहा है कि प्रमोटर का भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो नंबर 1 इज एंटरप्रेन्योर प्रमोटर। तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है एंटरप्रेन्योर प्रमोटर, सबका पेन चलना चाहिए। एंटरप्रेन्योर प्रमोटर में क्या है कि इसका नाम ही बता रहा है एंटरप्रेन्योर, जिसका काम है नए बिजनेस को शुरू करना, ठीक है। सो दीज आर द ओनर ऑफ द बिजनेस विच दे सेट अप। An entrepreneur conceives the idea of new business and perform all the work for establishing it as an ongoing concern. What do you mean by ongoing concern? खुशबू 12th में पढ़े हैं तो पता होगा ongoing concern। Going concern अगर है कंपनी, what do you mean by that? मैम याद नहीं है। गोइंग कंसर्न कंटिन्यूटी से इसका तात्पर्य है, ठीक है। मैम जो बिजनेस चल रहा है उसमें जितना भी प्रॉब्लम आएगा वो ये एंटरप्रेन्योर बियर करेगा। नहीं नहीं, गोइंग कंसर्न एक टर्म है, इसका मतलब होता है कि कंपनी रनिंग में रहेगा। मैम उसके किसी भी डेट, कोई भी उसका मेंबर होगा उसके डेट हो जाने से किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, वो कंपनी कंटिन्यूटी में रहेगी। बिल्कुल, जो आपका सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेम मतलब यहाँ पे कि किसी के या परपेचुअल सक्सेशन जैसे है कि किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम वे आपका गोइंग कंसर्न है कि किसी की मेंबर के आने जाने से फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी का कंटिन्यूएशन रहेगा, कंपनी हमेशा एग्जिस्टेंस में रहेगी। वही लिखा है, एक आइडिया डिस्कवर करता है और परफॉर्म ऑल द वर्क फॉर एस्टैब्लिशिंग इट एज अ गोइंग कंसर्न, ठीक है। रनिंग बिजनेस बनाने के लिए वो सारा काम करेगा। ही कंटिन्यू टू मैनेज एंड कंट्रोल द बिजनेस प्रमोटेड बाय हिम। Small scale enterprises such as sole proprietor and partnership are promoted by entrepreneur, ठीक है। ये दोनों भी प्रमोट किया जाता है एंटरप्रेन्योर के द्वारा ही, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस, जैसे एंटरप्रेन्योर का सिंपल मतलब क्या होता है, कोई भी बिजनेस को शुरू करना, ठीक है, एज एन ओनर, तो आप एंटरप्रेन्योर प्रमोटर कहलाते हैं। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल प्रमोटर। प्रोफेशनल प्रमोटर का क्या काम होता है कि वो मैनेजमेंट और कंट्रोल को फिर हैंड ओवर कर देते हैं किसी और को, ठीक है। लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस आर जनरली प्रमोटेड बाय एक्सपर्ट। यहाँ पे एक्सपर्ट आएंगे। These expert possess the necessary skill and knowledge in promotion। प्रमोशन का चूंकि उसके पास स्किल होता है, नॉलेज होता है, तो वो बस प्रमोट करते हैं बिजनेस कंसर्न को, ठीक है, और फिर वो बेच देते हैं या हैंड ओवर कर देते हैं मैनेजमेंट और कंट्रोल किसी और को। सो दीज प्रमोटर आर only in looking out for a business opportunity and converting them into business unit in return for handsome remuneration। रेम्यूनरेशन मतलब आप बना करके दीजिए, आपको उसके बदले हैंडसम अमाउंट मिल जाता है। रेम्यूनरेशन इज सैलरी, ठीक है। सो दे आर वेरी फ्यू प्रोफेशनल प्रमोटर इन इंडिया। इंडिया में बहुत कम है। अभी का स्टेटस चेंज हो सकता है, थोड़ा इंप्रूवमेंट तो हर बार हो ही रहा है। तो वही कहा जा रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, प्रमोटर का या प्रोफेशनल प्रमोटर क्या होता है, उनका काम ही है प्रमोटर वाला, ठीक है। बिजनेस रन करने के बाद वो मतलब बिजनेस बना करके जो सारा प्रोसीजर है, चारों प्रोसीजर करके आपको हैंड ओवर करते हैं, ठीक है। एंड नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रन द बिजनेस, ठीक है। उसके बाद उनको फिर लेना देना नहीं है, वो अपना रेम्यूनरेशन लिए और उसके बाद टाटा बाय, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोफेशनल प्रमोटर, जिनका काम होता है आपके बिजनेस कंसर्न को उसको खड़ा करना और उसको फिर किसी को और वो हैंड ओवर कर देना। बिल्कुल सही। नेक्स्ट इज ओकेजनल प्रमोटर।
अभी ओकेजनल अगेन नाम ही बता रहा है, ओकेजनल मतलब कि एक्चुअल प्रोफेशन उसका प्रमोटर वाला नहीं है, एक्चुअल प्रोफेशन उसका कुछ और है, इंजीनियर है या मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट या कुछ और है, इसका भी वही काम है कि बना देना था, ठीक है, और वापस फिर मेन जॉब में वापस चले जाना. सो दिस टाइप ऑफ प्रमोटर प्रमोट अ बिजनेस वंस a while rather than a regular basis, and promotion is not their main job, and after promoting a company they go back to their original occupation. For example, an engineer or a technical expert may promote a business to commercially exploit a patent or invention discovery by them. ठीक है, यही बोला जा रहा है कि जो कुछ भी जॉब हो सकता है, बस प्रमोटर उसका मेन जॉब नहीं है, इसका काम बस प्रमोशन के टाइम में वो रहता है, प्रमोशन में हेल्प करता है और वापस अपने मेन जॉब में चला जाता है, इसीलिए ओकेजनल प्रमोटर बोला जा रहा है. कोई फेस्टिवल पर मतलब मैम उसको क्या बोलते हैं? फेस्टिवल वाला यहाँ कहाँ से आ गया, वो तो आप एग्रीकल्चर पे पहुंच गए. हाँ, फेस्टिवल से यहाँ पे क्या रिलेशन? ओकेजनल मतलब कभी कदार. मैम जो भी वो बिजनेस सेटअप किया तो मैं उसमें भी जॉब कर सकता है, जो कि मतलब इंजीनियरिंग का या फिर जो भी है. यहाँ पे बस इतना ही आपको समझना है कि मेन जॉब इसका प्रमोशन का नहीं है, मेन जॉब जो भी है उसका हाँ, इंजीनियरिंग का काम है तो उस कंपनी में भी इंजीनियरिंग कर सकता है वो, ठीक है, बस वो प्रमोशन का रोल प्ले करेगा. रोल नंबर 63 प्लीज ठीक है. तो मेन जॉब उसका कुछ और है, ऑब्वियसली वो यहाँ करे या कहीं बाहर भी करे, ऑलराइट, लेकिन अब इंजीनियरिंग का काम कर रहा है तो मैनेजमेंट में थोड़ी उसका हिस्सेदारी है, ठीक है. नेक्स्ट आइए फाइनेंशियल प्रमोटर. फाइनेंशियल प्रमोटर यानी जो भी आपको फाइनेंस में हेल्प करे, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर है, वो सब फाइनेंशियल प्रमोटर कहलाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट भी प्रमोटर का काम करती है, सर्टेन बिजनेस को स्टैब्लिश करती है. आप देखते होंगे कई बार क्या होता है कि कुछ कंपनी सेटअप नहीं हो पा रही है, उसको हेल्प करती है, आगे बढ़ाने का काम करती है, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड सेवरल बेसिक स्ट्रेटेजिक और डिफेंस इंडस्ट्री. ये सब क्या होता है ये तो बताने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेटेजिक में क्या आता है, बेसिक में क्या आता है, ठीक है. तो ये हो गया आपका गवर्नमेंट. तो 5 टाइप का प्रमोटर है, ठीक है. ये सब बस पढ़ लीजिए, एक एक बार बस जान लीजिए होता क्या है, होता क्या है, दैट्स इट. एग्जाम में क्वेश्चन आता है. मैम गवर्नमेंट को एक बार और रिपीट कर दीजिएगा. गवर्नमेंट मैंने बोला कि गवर्नमेंट सर्टेन बिजनेस को भी प्रमोट करती है, एस्टेब्लिशमेंट के लिए हेल्प करती है. जैसे मान लीजिए आपका बेसिक इंडस्ट्री है, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री है, ये सब मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर में डिस्कशन कर लिया था कि बेसिक इंडस्ट्री के कैटेगरी में क्या क्या आता है, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री के कैटेगरी में क्या क्या आता है, ठीक है, और डिफेंस इंडस्ट्री के कैटेगरी में क्या क्या आता है. तो ये सब में हेल्प करती है आपकी गवर्नमेंट, ठीक है. लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस को प्रमोट करती है, जैसे आयरन और स्टील हो गया, कोल हो गया, शिपिंग हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, ठीक है. ये सबको प्रमोट करने का काम करती है गवर्नमेंट, हेल्प करती है प्रमोशन में यानी स्टैब्लिश होने में. क्लियर? यस मैम. अब आइए क्वालिटीज ऑफ प्रमोटर. तो क्वालिटीज ऑब्वियसली कोई नॉर्मल पोटेंशियल वाला तो ये कंपनी को खड़ा कर नहीं सकता. सबसे पहला क्वालिटीज में लिखा हुआ है कि अच्छा विजन होना चाहिए. विजन मतलब लंबा सोचने वाला, दूर की सोचने वाला, लक्ष्य, दूरदर्शी लक्ष्य. हाँ, तो ऑब्वियसली 10-20 इयर्स में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं. जैसे अगर मैं आपसे ही पूछूं कि आप 10 इयर्स में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, तो 10 इयर्स कौन देखा है, पहले 5 साल या 2 साल में तो देख लें कहाँ जाएंगे, ठीक है. तो सबसे पहले विजनरी बनिए कि हाँ आगे हमको करना क्या है फ्यूचर में. दैट इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ प्रमोटर. यहाँ पे एक तो साउंड इमेजिनेशन होना चाहिए, क्लियर बट रियलिस्टिक व्यू ऑफ द फ्यूचर. रियलिस्टिक व्यू होना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो फर्स्ट क्वालिटी इज विजन, ठीक है. विजन मतलब साउंड इमेजिनेशन होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए. सेकंड इज अलर्ट माइंड. अलर्ट माइंड मतलब कि कब किसका मतलब ज्यादा अभी फायदा चल रहा है या किसमें ज्यादा पोटेंशियल है, कौन से बिजनेस में, ये हमेशा अलर्ट होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल अभी सैनिटाइजर तो अभी सबके बैग में ऑलमोस्ट होगा ही होगा. क्या इससे पहले, कोविड से पहले कोई सैनिटाइजर जान भी रहे थे? जानते नो मैम. जानते होंगे लेकिन किसके पास होता होगा,
कितना था उसका बिजनेस का पोटेंशियल। और अभी सैनिटाइजर की बात करें तो जब कोविड का बहुत कम। स्टार्टिंग हुआ था तो ऑलमोस्ट सारे दुकान में शॉर्टेज हो रहा था। हम्म, ठीक है, अभी जैसे हम लोग जूम पे कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये कोविड से पहले कितने लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, कितना अभी देखिए इतना सारा ऐप का डिस्कशन हो रहा है। आपका यूट्यूब खोलते होंगे, कभी टीचमेंट, कभी और कौन सा नाम नजर आ रहा था, फिर ये आपका अनअकैडमी है, अनअकैडमी। हाँ, फिर एक्स्ट्रा मार्क्स है, ये सब किधर था। तो दैट ओनली वी मीन टू से दैट कि आपका अलर्ट, बीइंग अ प्रमोटर, आपका अलर्ट माइंडेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप मतलब एनालाइज कर पाए कि किस जगह ज्यादा पोटेंशियल है, किस बिजनेस में ज्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, ये कब हो पाएंगे, जब अलर्ट माइंडेड रहेंगे, आप पोटेंशियल को इनकैश कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिसोर्सफुलनेस। रिसोर्सफुलनेस का क्या मतलब है, हमारे पास रिसोर्स होगा तभी हम कोई भी बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर ह्यूमन का हो या फिर फिजिकल रिसोर्सेज हो। ठीक है, ताकि हम आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाए और ये एक्शन ओरिएंटेड हो पाए, मतलब जो कुछ भी आप आइडिया सोच रहे हैं वो एक्शन ओरिएंटेड, राइट। नेक्स्ट इज रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अब रिस्क तो अगर कंपनी आप शुरू कर रहे हैं तो रिस्क तो एसोसिएटेड होता ही है। कोई भी कंपनी आप ऐसे नहीं सोच सकते हैं कि आज मैंने शुरू किया और आपको 1 साल के अंदर अंदर प्रॉफिटेबिलिटी आ ही जाएगी। ठीक है, अगर आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखते हैं तो ही आप ये सारे बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो एक कैलकुलेटेड रिस्क सारे बिजनेस में होता है, वन नीड टू बियर दैट। ठीक है, नेक्स्ट इज टैक्ट। टैक्ट मतलब यहाँ स्किल से है। ठीक है, need to be tactful so as to persuade people to invest money in the new venture. tact मतलब कला होता है कि आप में एक स्किल होना चाहिए ताकि न्यू बिजनेस आप स्टैब्लिश कर रहे। ठीक है, तो वो आप लोगों को कन्विंस करना कि मेरे कंपनी में पैसा डालिए, आप अपना कैपिटल इन्वेस्ट करिए, अपना शेयर, मेरे कंपनी का शेयर खरीदिए। तो ये भी एक टैक्ट होना चाहिए। अगेन ये नेक्स्ट क्वालिटी है जो प्रमोटर में होना चाहिए। पेशेंस कंसिडरेशन, पेशेंस तो ऑब्वियसली चाहिए क्योंकि कोई भी चीज को, आइडिया को शेप लेने में टाइम लगता है, राइट। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो यू विल नीड पेशेंस। 1 साल के अंदर अगर आपको कुछ प्रॉफिटेबिलिटी हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो लंबा टाइम लगता है, तो पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, राइट। पहले 1 ही साल में फ्रस्ट्रेट हो गया, अरे इधर भी लॉस हो गया, फिर दूसरे साल अरे लॉस हो गया, तीसरे साल चलो बंद कर देते हैं, राइट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होना चाहिए बीइंग अ प्रमोटर। नेक्स्ट इज एनालिटिकल एबिलिटी की बात करें, द प्रमोटर शुड बी एबल टू केयरफुली एमाइन ईच आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी इन टर्म ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट। मतलब मेरे पॉकेट से कितना निकल रहा है और मेरे पॉकेट में आ कितना रहा है। ठीक है, ये एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए। केयरफुली आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या प्रॉफिट किधर है, किधर लॉस है, कितना कॉस्ट लग रहा है, कितना बेनिफिट उसमें को आने वाला। ठीक है, सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ प्रमोटर। अब तक हम लोगों ने फंक्शन, लीगल स्टेटस और क्वालिटीज ऑफ प्रमोटर और टाइप्स भी देखा। ठीक है, 5 टॉपिक आज हम लोग कवर किए। इतना समझने में कहीं कोई दिक्कत परेशानी? नो मैम। तो आगे बढ़े। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल प्रमोटर? बताइए, विकास कुमार पंडित, रोल 40। जी मैम। प्रोफेशनल प्रमोटर किसको बोलते हैं? सर मैं ये है कि वो जो मैनेजमेंट में बिजनेस को प्रमोट करते हैं या बिजनेस को जो रन करते हैं। आदित्य रोशन। यस मैम, जो प्रोफेशनल लोग मतलब बिजनेस को जो प्रमोट करते हैं। और फिर वो बिजनेस को हैंड ओवर कर देते हैं। गुड। प्रमोशन तक वो साथ रहेंगे, उसके बाद बिजनेस किसी और को हैंड ओवर कर लेंगे। Ma'am, fill the proposition or hand over gets management and controls to others. गुड धर्मजीत, अब 7 क्लास कम हो गया नहीं? फिर आ गया हम लोग का ओकेजनल प्रमोटर। वो क्या होता है? वो दूसरे बिजनेस में होते हैं। शेखर कुमार बताएंगे। मैम वो एक ओकेशनल प्रमोटर होते हैं मैम, जैसे कि
अगर वो किसी प्रमोटर के वर्क खुद करते हैं और फिर वो जो वर्क किए रहते हैं वो किसी और को हैंड ओवर करते हैं और वो अपने पैसे में वापस चले आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी की तरफ, यानी रजिस्ट्रेशन के टाइम में क्या क्या जरूरत पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इम्प्लाइज इट्स रजिस्ट्रेशन एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनीज एक्ट 1956 दिया हुआ है, लेकिन अब 2013 आ चुका है, इसको अपडेट कर लीजिएगा। 56 भी आपको पता होना चाहिए, और 56 के बाद क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है 2013 में, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, कि यहाँ पे कंपनीज एक्ट 56 हो या इससे पहले का कोई एक्ट हो या 2013 हो। पहले का एक्ट कहने का मतलब क्या है, इससे पहले 1818 में था, फिर शायद 1932 के अराउंड, ये 32 एग्जैक्ट याद नहीं, 1832 के अराउंड भी कंपनीज एक्ट था। उसके बाद ये रिसेंट बना 56, उसके बाद बना 2013। तो इनमें से किसी भी एक्ट में अगर रजिस्टर्ड है, इनमें से किसी भी कंपनीज एक्ट में अगर रजिस्टर्ड है तो वो कंपनी कहलाएगा। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप जो होता है इसमें, अप्रूवल ऑफ द नेम। ठीक है, तो बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी regarding the proposed name of the company. For this purpose an application is sent to the सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास हम अप्रूवल भेजेंगे। ठीक है, और 3 नाम सजेस्ट करना होता है इन ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी, यानी आप जो नाम भी देंगे तो ऐसे जंबल वर्ड में नहीं देंगे। प्रियोरिटी के फर्स्ट नेम आप क्या रखना चाहते हैं, अगर मान लीजिए ये कोई और इस नाम से रखा है तो सेकंड में क्या रहेगा ऑप्शन आपका, और थर्ड में क्या रहेगा ऑप्शन। ठीक है, लाइक अभी भी कोई एग्जामिनेशन अगर आप भरते होंगे, सेंटर का ऑप्शन मांगा जाता है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, पहला प्रायोरिटी कहाँ देना है, सेकंड प्रायोरिटी कहाँ देना है, सेकंड नेम मतलब थर्ड प्रायोरिटी कहाँ देना है। ठीक है, तो सेम वे आपको नेम का भी अप्रूवल भेजना होता है। किसके पास, ये पता होना चाहिए, रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, द कंपनी में अडॉप्ट एनी नेम विच इज नॉट प्रोहिबिटेड and which does not resemble the name of an existing company. Prohibited कहने का मतलब लाइक आप कोऑपरेटिव लास्ट में नहीं लिख सकते, किसी कोई ऐसा नाम नहीं रख सकते जिससे लोग कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, कोई नेगेटिव पर्सनालिटी के नाम पे आप नाम नहीं रख सकते। ये सब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पढ़ेंगे नेम क्लाउज में। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नेम क्लाउज में ये सब मेंशन्ड है कि नाम रखने वक्त क्या क्या चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, और एग्जिस्टिंग कंपनी से आपका रिजेंबल नहीं होना चाहिए। तो इन सारे बातों का आपको ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग जो आपको करना है इनकॉर्पोरेशन में, फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। इसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे, किसको कहते हैं विनीता? अच्छा, विनीता ऑलरेडी आंसर दे चुकी है। पल्लवी, पल्लवी कैन यू हियर मी? खाना ना खा लो नहीं यार टुकड़ा। मैम आ गई। यस, बसंत अब म्यूट कर लीजिए। ओके, हाँ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पूछा जा रहा था, क्या होता है वो? व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? All the rules and regulations of the company, ma'am. मैम पावर ऑफ कंपनी और चार्टर्ड ऑफ कंपनी। चार्टर्ड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है सचिन, उसमें आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पावर ऑफ कंपनी और चार्टर्ड ऑफ कंपनी। जितना पावर्स है वो, हाँ हो गया, समझ में आ गया। पावर्स जितना है वो आपका मेमोरेंडम में मेंशन रहता है और उसको हम चार्टर्ड ऑफ द कंपनी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ड्यूली साइंड बाय एटलीस्ट 2 पर्सन इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी है तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितना होना चाहिए और पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितना होना चाहिए। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होना चाहिए, तो मिनिमम 2 पर्सन का सिग्नेचर चाहिए उसमें। और अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 लोगों का सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, तो ये नंबर आपको पता होना चाहिए, मिनिमम 2 इन केस ऑफ प्राइवेट और मिनिमम 7 इन केस ऑफ पब्लिक। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है, चलो मिनिमम तो पता है, साइन करेगा कौन? क्या साइन करेगा कौन, मतलब कोई भी आदमी या फिर डायरेक्टर? डायरेक्टर को ही ये हक होता है, पहले डायरेक्टर ही साइन करते हैं। जो रिस्क लेने के लिए तैयार हो।
ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए। मिनिमम तो चलिए प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7, प्राइवेट में मैक्सिमम कितना होता है? 50 मैम। ये पुराने रूल के अकॉर्डिंग 1956 के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अभी 2013 में प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 का प्रोविजन है, ठीक है। और पब्लिक कंपनी में अकॉर्डिंग टू 2013 15 मैम। अनलिमिटेड। पब्लिक में कोई लिमिटेड नहीं, लिमिटेशन नहीं यस मैम। पब्लिक में कौन कौन साइन करेगा? क्या पब्लिक में साइन कौन कौन करेगा? कोई भी 7 जन करेंगे जो डायरेक्टर पोजीशन पे होंगे, जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे होंगे, 7 जन कम से कम सिग्नेचर वहां पे देंगे मेमोरेंडम में। यस मैम, लाइसेंस लेने के लिए भी ऐसा करना पड़ता है। आगे बढ़िए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें मेंशन्ड है, वहां पे भी साइन चाहिए, लेकिन यहाँ किसका? बाय द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। अगर और ये भी क्या है, इफ एनी, यहाँ ध्यान दीजिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इफ एनी ड्यूली साइंड बाय द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इफ एनी क्यों लिखा हुआ है? इफ एनी मतलब ऑप्शनल है, ये पब्लिक कंपनी के लिए ऑप्शनल कि अगर आप अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाना चाहते हैं तो कंपनीज एक्ट में प्रोविजन है, टेबल ए जो शेड्यूल 1 में दे रखा है उस फॉर्मेट को आप फॉलो करिए, ठीक है। या तो आप अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना सकते हैं, या नहीं तो फिर आप टेबल ए इन शेड्यूल 1 यू नीड टू फॉलो दैट व्हिच इज गिवन इन कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो अगर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बन रहा है तो इसमें भी आप जो साइन करवाए हैं एमओए के मेंबर से, वो यहाँ पे भी आपको साइन करवाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज नोटिस। नोटिस की बात करें तो 30 दिन के अंदर आपको सारा कुछ फाइल करवा लेना है, ठीक है। of situation of the registered office of the company. However, the notice of situation of registered office may be filed within 30 days. ठीक है, within 30 days आपको सारा डॉक्यूमेंट एंड ऑल फाइल करवा लेना है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट की बात करें, if any which a company proposes to enter into with any individual firm or body corporate regarding its management, ठीक है। लिस्ट ऑफ द पर्सन है यहाँ पे, लिस्ट ऑफ द पर्सन में डायरेक्टर्स की बात हो रही है, ठीक है। जो भी एग्री कर रहे हैं डायरेक्टर बनने के लिए, उनका पूरा नाम, उनका एज, ऑक्यूपेशन, परमानेंट एड्रेस, वो सारा कुछ रहना चाहिए, ठीक है, पूरा लिस्ट होना चाहिए। इफ अ सेपरेट लिस्ट इज नॉट फिल्ड, द सिग्नेचरी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मतलब अगर वहां सिग्नेचर मिसिंग है तो जो प्रमोटर होते हैं वही फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। रिटन कंसेंट की बात हो रही है, तो ईच डायरेक्टर टू एक्ट एज सच विथ हिज सिग्नेचर। रिटन कंसेंट मतलब जो भी आप काम करेंगे वो सब कुछ रिटन होना चाहिए, ठीक है। अब अंडरटेकिंग की बात करें, साइंड बाय ईच डायरेक्टर टू टेक अप एंड पे फॉर द क्वालिफिकेशन शेयर, ठीक है। हर एक जो भी अंडरटेकिंग यानी जो भी रिस्क होगा वो भी हर डायरेक्टर साइन करेंगे, और कितना शेयर का क्वालिफिकेशन है आपका, कितना आप पे करेंगे, वो भी यहाँ पे लिख के फिर आपको साइन करना है, ठीक है। कॉपी ऑफ लाइसेंस की बात करें, ऑब्टेन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ इंडस्ट्री इज लिस्टेड इन फर्स्ट शेड्यूल टू द इंडस्ट्री। ये आपका है इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। इस एक्ट में क्या होता है, आपका लाइसेंसिंग का प्रोविजन दिया हुआ है, ठीक है, कि आपकी कंपनी को लाइसेंस की जरूरत है कि नहीं है, किन कंपनी को लाइसेंस की जरूरत होती है। मैंने बताया था ना 91 के बाद सर्टेन कंपनी ये है, मतलब जो लिस्ट है बहुत कम हो गया है। तो आपका IDRA, आपका शॉर्ट फॉर्म भी मैंने पूछा था इंटरनल में, याद है? जो लोग सही दिए होंगे उनको याद होगा। यस मैम। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के अंदर कौन कौन कंपनी को लाइसेंस लेने की जरूरत है वो इसमें मेंशन रहता है, और उसी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। वो कॉपी ऑफ लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से ले लेंगे। अब आ जाइए स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन मतलब जो भी आप डिटेल दिए हैं वो सही है। डिक्लेरेशन मतलब क्या होता है, साइन बाय द डायरेक्टर। जो डिक्लेरेशन है कि सारा इन्फॉर्मेशन सही है वो डायरेक्टर से साइन होना चाहिए,
manager or signatory of the company, or by an advocate of the Supreme Court or of High Court, or by practicing chartered accountant, stating that all the provision of the Company Act with regard to incorporation have been duly compiled with. Okay, इतना सारा जो डिटेल है वो सारा according to Companies Act दिया हुआ है. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिमाग से ऊपर नहीं जा रहा? थोड़ा थोड़ा. थोड़ा थोड़ा मैम. मैम फिर से एक बार बता दीजिए ना इसको. ये यहाँ तक रहने दे रही हूँ मैं, यहाँ तक आप लोग पढ़िए और नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे. अभी फिर से रिपीट कर दे रही हूँ. इनकॉर्पोरेशन हम लोग डिस्कशन किए हैं, यानी रजिस्ट्रेशन के टाइम में हमको क्या क्या चाहिए. सबसे पहला कि आप कंपनी का नाम क्या रखना चाहते हैं. सनी म्यूट कर लीजिए. क्या नाम रखना चाह रहे हैं वो आप 3 नाम सजेस्ट करेंगे. 3 नाम जो आप देंगे प्रायोरिटी के बेसिस पे आप नाम देंगे और प्लस ये इंश्योर करेंगे कि आपका जो नाम दे रहे हैं वो कहीं प्रोहिबिटेड ना हो, मतलब का नाम रखने लायक होना चाहिए और एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम पे नहीं होना चाहिए. ठीक है. डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होगा, तो सबसे पहले एमओए चाहिए होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए होता है. 30 दिन के अंदर आपका सारा डॉक्यूमेंट फिल हो जाना चाहिए. एग्रीमेंट क्या है आपका कंपनी के का किसी के साथ भी अगर एग्रीमेंट हो रहा है वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे. कौन कौन लिस्ट ऑफ द पर्सन है, कौन कौन डायरेक्टर्स है होने वाले हैं आपके कंपनी के, उनका सारा डिटेल होना चाहिए. रिटर्न कंसेंट में होना चाहिए कितना रिस्क आप अंडरटेक करने वाले हैं, वो रिस्क के सामने जो डायरेक्टर्स कितना बेयर करने को तैयार है वो सिग्नेचर होना चाहिए. लाइसेंस का क्या रिक्वायरमेंट है, अगर आपका इंडस्ट्री लिस्टेड है फर्स्ट शेड्यूल में, IDRA एक्ट में फर्स्ट शेड्यूल में अगर आपका इंडस्ट्री लिस्टेड है तो आपके पास कॉपी ऑफ लाइसेंस होनी चाहिए. और लास्ट में स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन कि आपका जितना भी मतलब जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह आप दिए हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, इन सब का सिग्नेचर होना चाहिए कि आपका सारा मेंशन जो भी डॉक्यूमेंट एंड ऑल है वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग है. समझ आया? लिखना पड़ेगा मैम. क्या एग्जाम में ये सब लिखना पड़ेगा? ये आपको भारी लग रहा है? अभी हम तो इनकॉर्पोरेशन पूरा किए भी नहीं है. ये तो अभी पॉइंट ही है. अभी फिलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट में आप हार्डली अभी सिर्फ डॉक्यूमेंट देख रहे हैं. क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे? नहीं, इनकॉर्पोरेशन में मैम ये फिलिंग ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट में ये सब लिखना पड़ेगा. हाँ, ये सब कंपलसरी डॉक्यूमेंट है मैम. एक्सप्लेन. और ये भारी नहीं है. ये आप 2-3 बार देखेंगे. मैं भी अगेन कुछ रटने का सजेशन मैं कभी नहीं देती हूँ. 2-3 बार आप देखेंगे या हम लोग क्लास में एंड होते होते आप खुद बोल पाएंगे. ठीक है. चैप्टर खत्म होने दीजिए. अब तक सारा आंसर देते आए हैं ना, तो ये भी देंगे. कुछ भारी नहीं है, बस रिपीटेशन पे डिपेंड होता है. जितना ज्यादा रिपीट करेंगे उतना ज्यादा वो आपके मेमोरी में सेट होता चला जाएगा. तो ये मेरी ही जिम्मेदारी है, ये भी मेरे ही सर पे रहने दीजिए, सब याद हो जाएगा. ठीक है मैम एमओए में क्या रहता है मैम, बता दीजिए एक बार और. जितना भी आपका पावर्स है वो सब एमओए में मेंशन रहता है. ये सुपरसीड करता है एओए. और प्लस जितना आपका क्या बता रही थी मैम, चार्टर्ड ऑफ द कंपनी या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी एमओए को कहा जाता है. ठीक है. किसका क्या पावर है, क्या लाइक फॉर एग्जांपल डायरेक्टर का क्या पावर है, ठीक है, वहां के मेंबर का क्या पावर है, वो सब मेंशन्ड होगा. और ये बेसिकली रिलेशनशिप होता है आउटसाइडर के लिए, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आपको पब्लिश करना होता है. ठीक है. यानी आपका आउटसाइडर के साथ जो भी है, आउटसाइडर कहने का मतलब शेयर होल्डर हो गए, कस्टमर्स हो गए, ठीक है, इन दोनों के बीच रिलेशन स्टैब्लिश करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. क्योंकि आप जो कैपिटल रेज कर रहे हैं तो इसमें आपको बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है. ठीक है. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, आउटसाइडर के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या कर रहा है, इनसाइडर की ही बात कर रही है, यानी इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कंपनी का जो प्रीमिसेस है, बाउंड्री लाइन है, उसी के अंदर वो जितना भी आपका रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अंदर तक ही सीमित है. यानी कंपनी का रिलेशन एम्प्लॉय का, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का रिलेशन एम्प्लॉय के साथ और एम्प्लॉय के लोगों के साथ, वो रूल्स एंड रेगुलेशन ही सब मेंशन है उसमें एओए में. समझ आया? यस मैम. क्वेश्चन किसका था, सचिन आपका? यस मैम. समझ आया?
यस मैम डन, थैंक यू। ओके, हालांकि और डिटेल अभी मेमोरेंडम आया नहीं है, अभी तो सिर्फ डॉक्यूमेंट है, और डिटेल में हम लोग को पढ़ना है सारे क्लाउजेस के साथ, इसलिए पेशेंस रखिए। यहाँ देखिए कितना कुछ है इसमें पढ़ना, थोड़ा स्क्रॉल करके मैं दिखा दूं। ये पढ़ चुके, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में अप्रूवल ऑफ द नेम, फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट, पेमेंट फी, रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेट, यहाँ कोटेशन ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन, और लास्ट में आपका ये 4th स्टेज, उसके बाद आपका मेमोरेंडम शुरू हो रहा है। ठीक है, इतना कुछ पढ़ना है मेमोरेंडम में, सिग्निफिकेंस ऑफ मेमोरेंडम, यहाँ पे आपका कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम, ठीक है, अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, इसीलिए पेशेंस रखिए, बहुत कुछ पढ़ना है इसमें, ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर आता है। खैर टाइम अब है नहीं, अब अपना